physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about टेनिस एल्बो। तो आज के इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं टेनिस एल्बो के बारे में। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने गोल्फर एल्बो के बारे में डिस्कस किया था। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेनिस एल्बो होती है हमारे लेटरल एपिकॉन्डल्स बोलते हैं एंड जो गोल्फर एल्बो होता है उसे हम बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डल्स। तो ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसका इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर, पैथोफिजियोलॉजी, असेसमेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, होम एडवाइस, प्रिवेंस। तो ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, तो इसलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो टेनिस एल्बो होते क्या है थोड़ा सा जनरली हम समझ लेते हैं। टेनिस एल्बो मोस्टली हमें टेनिस प्लेयर में देखने को मिलता है, बट 5% केसेस ही होते हैं जो कि हमें टेनिस प्लेयर्स में देखने को मिलते हैं, और अदर केसेस जो होते हैं वो नॉन टेनिस प्लेयर में होते हैं, लाइक जैसे कारपेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, पेंटर्स हो गए एंड हाउस वाइफ्स हो गई। तो इन लोगों में जो कि रैपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, रैपिटेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं पूरा लॉन्ग टाइम तक बिना रेस्ट के, तो उनमें देखने को मिलता है। तो ये एक्चुअल होता कैसे है? इसमें क्या होता है कि जो हमारा टेंडन होता है, जो कि हमारे एक्सटेंसार मसल्स का टेंडन होता है, बार बार जब हम रिस्ट का एक्सटेंशन मूवमेंट कर रहे हैं, बार बार प्रोनेट, सुपीनेट एंड एक्सटेंसर मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो टेंडन है वहाँ से जो मसल्स जो प्रेजेंट होती है, लाइक जो हमारी एक्सटेंसार मसल्स, ग्रुप ऑफ एक्सटेंसार मसल्स जहाँ से ऑरिजिन हो रही है, वहाँ से बार बार जब एक्टिविटी, रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से वो क्या होता है, पुल होने लगती है, वहाँ से बार बार पुल होती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो टेंडन है वो रप्चर्स हो जाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि जब टेंडन रप्चर हो जाएगा तो बहुत पेनफुल कंडीशन होगी। तो ये हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल्स बोलते हैं। तो जो मोस्टली जो पेशेंट होते हैं उनकी कंप्लेंट रहता है कि मुझे पेन हो रहा है, मैं कोई भी रिस्ट एक्सटेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई भी होल्ड नहीं कर पा रहा, कोई भी ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं कर पा रहा, जैसे जैसे कि हमें पेन को होल्ड करना है, कप को होल्ड करना है। तो जो भी नॉर्मल डेज़ के डेली एक्टिविटीज़ हैं वो पेशेंट ईजिली नहीं कर पा रहा है, उसे रेस्ट पे भी पेन हो रहा है, उसे एक्टिविटीज़ पे भी पेन हो रहा है। तो ये बहुत सारे पेशेंट की कंप्लेन रहती हैं। तो हम समझते हैं वन बाय वन सारा इसमें होता क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो टेनिस एल्बो इज अ टेंडनोपैथी, ओके, क्योंकि हमें टेंडेंस पे होते हैं, ऑफ कॉमन एक्सटेंसर सुपिनेटर टेंडन, ओके। लेटल इपिकॉन्डालर पेन, हम इसे क्या बोलते हैं, लेटल इपिकॉन्डालिटिस। तो लेटल इपिकॉन्डल है, वहाँ पे पेन होता है, पेशेंट को टेंडरनेस रहती है कि पेशेंट को टच करने पे ही पेन हो रहा है, डेट इज एक्सरवेटेड बाई फोर्सफुल रेपिटेटिव रिस्ट एक्सटेंशन। जब रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट्स होते हैं तो उस कंडीशन में पेन है वो एक और एक्सर्व कर जाता है, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेटल इपिकॉन्डालिटिस। इट शुड बी रिमेंबर्ड ओनली 5% ऑफ पीपल सफर फ्रॉम अ टेनिस एल्बो, ओके। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है? मैकेनिज्म जैसे कि हमने आपको बताया कि ओवर यूज सिंड्रोम है, ओवर यूज रैपिडेटिव मूवमेंट्स हैं लाइक रिस्ट के एंड फिंगर के। तो इस कंडीशन में होता है टेनिस प्लेयर्स प्रोलॉन्ग रैपिड एक्टिविटीज, रैपिडेटिव ग्रिपिंग एंड रिस्ट एक्सटेंशन एक्टिविटीज, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज अ इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या क्या है, इटियोलॉजी मोस्टली कब कब होता है, इससे क्या क्या कॉज है वो समझते हैं हम। तो टेनिस प्लेयर ड्यू टू फॉल्टी प्लेइंग टेक्निक, जो इनकी टेक्निक्स है वो फॉल्टी, उन्हें रैकेट सही से पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उनमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जो न्यू प्लेयर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो उन्हें टेक्निक अच्छे से नहीं पता होती, उसे ग्रिप कैसे करना है, कैसे होल्ड करना है। हो सकता है कि जो उनका जो टेनिस, जो उनका रैकेट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो, वेट उसका ज़्यादा हो, तो ये भी हो सकता है। तो ये सारे रीजंस भी होते हैं। इटियोलॉजी टेनिस प्लेयर्स ड्यू टू फॉल्टी प्लेइंग टेक्निक्स। नॉन टेनिस प्लेयर लाइक जैसे कि हाउस वाइफ्स, कारपेंटर्स, माइनर्स, ड्रिल वर्कर। ड्रिल वर्कर में क्या होता है, उनकी जो मशीनरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। तो इस कंडीशंस में हो सकता है बार बार रैपिडेटिव वाइब्रेशंस की वजह से हमारे टेंडन है वो टीयर हो जाए। एंड अदर फोर्स, यूज ऑफ कंप्यूटर्स, माइक्रोस्कोपिक टीयरिंग, हाइपोवेस्कुलरिटी। हाइपोवेस्कुलरिटी में क्या होता है कि जब हमारे ब्लड वेसल, जब हमारे टेंडेंस है, वहाँ की जो मसल्स हैं, वहाँ पे जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, पुअर ब्लड सप्लाई हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी फोर्स हमारे टेंडन पे पड़ रहा है तो हमारा टेंडन है उसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ट्रांसफरिंग होती है वो थ्रू द ब्लड वेसल्स होती है, वो ट्रांसफरिंग नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो, एक ही जगह बार बार ट्रिगर हो जाएगा और पेशेंट को पेन होने लगेगा। मीन्स रैपिटेटिव फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू द मसल्स वो एडिक्यूटली ट्रांसफर नहीं कर पाता, अनेबल हो जाता है, ओके। तो ये हमारे तो हो गई आइडियोलॉजी के बारे में।
आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या इसके कॉज है। नेक्स्ट इज अ रिस्क फैक्टर, किन किन लोगों में रिस्क होता है इसका। मोस्टली जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एज सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर होता है हर एक प्रॉब्लम्स का, हर एक डिजीज का। तो रिस्क फैक्टर में क्या क्या है, पुअर जो एज है ऑल एज ग्रुप में देखने को मिलेगा, लाइक मोस्ट कॉमन जो होता है 30 to 60 एज में। एंड वर्क, जो लोग रैपिडेटिव मोशन करते हैं रिस्ट का, आर्म का, likely to develop a tennis elbow. Painters, musicians, chefs and cooks and the plumbers. Athletes who play sports put stress on the arms or elbow, tennis, baseball and golf and the bowlings. इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जिन्होंने सही से इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ किया है, पुअर प्लेइंग टेक्निक्स है उनकी, तो उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब समझते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्या क्या पेशेंट के सिम्टम्स रहेंगे, क्या क्या पेशेंट की कंप्लेंट रहेगी, वो समझते हैं। तो पेन एंड टेंडरनेस ओवर लेटल एपिकॉन्डल, जो कि पेशेंट को रहेगा प्रॉब्लम। शार्प और बर्निंग पेन, उनकी कंप्लेंट रहेगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्पिंग पेन हो रहा है। रियर स्वेलिंग एंड स्टिफनेस ओवर लेटल एपिकॉन्डल्स एंड एक्यूट एंड इंसीडियस ऑनसेट ऑफ अ पेन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, एक्यूट पेन रहेगा, सॉरी। और क्या रहेगा, उनको हिस्ट्री रहेगी ओवर यूज, हिस्ट्री उनकी होगी ओवर यूज़। मीन्स जब आप उनसे कंप्लेंट उनकी पूछेंगे तो उनका एक ही हिस्ट्री रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ उनका रहता है, उनका जो वोकेशनल है, ऑक्यूपेशंस है, वो ऐसा है कि वो बहुत रेपिटेटिव है, ओवर यूज़ है। Repetitive flexion extension at a wrist on a pronation supinations activity. Pain aggravated by movements like a pouring out of a tea, turning stiff door handle, shaking hands, lifting weight. तो पेशेंट की कंप्लेंट रहेगी कि पेन जब हम कोई ग्रिप करते किसी ऑब्जेक्ट को तो पेन एग्जर्व कर जाता है। एंड कोई भी डोर है उसे हम ओपन करते क्लोज करते हैं, उस कंडीशन में पेन रहता है। किसी से हैंड शेकिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उन सारी कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो ये पेशेंट की कंप्लेन रहेगी। नेक्स्ट हम समझते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि इसके जो टेंडेंस है, टेंडेंस की क्या पैथोफिजियोलॉजी रहती है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ओके। तो स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में क्या रहेगा, पेशेंट को पेन रहेगा ड्यूरिंग एक्टिविटी। कब जब एक्टिविटीज़ करेगा तो पेशेंट को लेटल एपिकॉन्डल में पेन रहेगा। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जिसके हम पैथोफिजियोलॉजी समझ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है टेंडेंस में, बट नो एंजियोब्लास्टिक इन्वेशन। मीन्स जो एंजियोब्लास्टिक इन्वेशन क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो एक इंटरट्यूबरकल होता है, इंटरट्यूबुलर होता है, उसमें अरेंज रहती हैं, जो कि एक प्लेक्सस फॉर्म में रहती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करता है, ग्रेट ब्लड वेसल्स को फॉर्म करता है। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। तो जब फर्स्ट ग्रेड होगी, फर्स्ट स्टेज होगी, तो उसमें इन्फ्लामेशन होगा पर एंजियोब्लास्टिक इन्वेशन नहीं होगा। पेशेंट को कंप्लेन रहेगी पेन ड्यूरिंग एक्टिविटी। स्टेज 2 में क्या होता है, इन दिस स्टेज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन रहेगा तो पेशेंट को पेन भी बहुत ज़्यादा रहेगा। इन रेस्ट पेन रहेगा, इन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, और कुछ एंजियोब्लास्टिक इन्वेशन हो जाएगा। मीन्स जो हमारी ब्लड वेसल्स है और ज़्यादा टीयरिंग हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज में बहुत कम टीयरिंग हुई थी, सेकंड स्टेज में बहुत ज़्यादा टीयरिंग हो जाएगी। टीयरिंग रहेगी तो इन्फ्लामेशंस रहेगा तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन भी रहेगा। थर्ड स्टेज में क्या होता है, एक्सटेंसिव एंजियोब्लास्टिक इन्वेशन। मीन्स बहुत ज़्यादा जितनी सारी आगे ब्लड वेसल्स है वो रप्चर्स हो जाती हैं, एक्सटेंसिव एंजियोब्लास्टिक इन्वेशन हो जाता है, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहेगा। पेशेंट का कंप्लेन रहेगा पेन एट रेस्ट, नाइट पेन ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज़ में, हर टाइम उसे पेशेंट को पेन ही रहेगा। तो ये 3 स्टेज होती है। तो पेशेंट की आप जब हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट्स के जब आप सिम्टम्स पूछेंगे, आप उसको असिस्ट करेंगे, तो आपको असिस्टमेंट में ही पता चलेगा कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। एंड आप कुछ क्लिनिकल टेस्ट भी करा के पता कर सकते हैं। बट आपको एक क्लियरिफाई करने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ेगी, लाइक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, तब आप क्लियर हो पाएगा। अब हम समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारा पीटी असेसमेंट, कि आपको असेसमेंट कैसे लेना है। असेसमेंट जैसे कि आपको पता होगा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। तो सब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा लेते हैं, मीन्स उसका नेम कहाँ से है, एड्रेस वगैरह, एंड देन उसका चीफ कंप्लेंट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है। तो सारा कुछ हम पेशेंट के बारे में पहले पता करते हैं, एंड देन उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव असेसमेंट लेते हैं। तो हम 1 बाय 1 समझेंगे। सब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या होता है, ऑनसेट ऑफ पेन 24 to 74 आवर्स में पेशेंट जब आपके पास आता है, तो उसके जो आप
पेन है उस एरिया पे, तो पेशेंट को आपको पूछना है कि यहाँ पे एक्टिविटीज़, रिस्ट एक्सटेंशन कर एक्टिविटीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। आफ्टर पेन वो कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। पेन में भी रेडिएट डाउन फोर आर्म एज अ रिस्ट एंड अ हैंड, जो पेशेंट की कंप्लेंट रहेगी सब्जेक्टिव में। एंड डिफ़िकल्टी विथ लिफ्टिंग, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि हमें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है कोई भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में एंड होल्ड करने में, पेन रहेगा, वीकनेस रहेगी। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या करते हैं हम लोग पेशेंट से ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में ऑब्जर्व करते हैं, पाल्पेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है कि ओनली आपको बिना टच किए हुए पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसे टेंडरनेस, पेन है, उसका पोस्चर्स कैसा है, उसके फेस पे एनजाइटी कैसा दिखे, एनजाइटी है, फियरफुल है, क्या है, उसको पूरा आपको ऑब्जर्व करना है। पोस्चर्स कैसा है उसका, एंड वो बुल्ट कैसा है उसका, एटीट्यूड कैसा है। ओके, तो ये ऑब्जर्व करेंगे एंड देखेंगे वहाँ पे स्वेलिंग, अडीमा इस टाइप का तो नहीं है। तो माइल्ड स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी एंड कलर भी देखने को मिलेगा, वहाँ पे रेड और देखने को मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, ब्लड वेसल्स टियर हुई है, तो वहाँ पे आपको रेड कलर्स भी दिखेगा एंड इन स्वेलिंग दिखेगी बहुत ज़्यादा। पाल्पेट करके आप चेक करेंगे, पाल्पेट करके जब चेक करेंगे तो वहाँ पे टेंडरनेस है, स्टिफनेस है, टेम्परेचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो टेम्परेचर भी रेज कर जाएगा एंड टेंडरनेस होगी। पेशेंट को आप टच करेंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। पेन कैसे पता चलेगा? उसके फेशियल एक्सप्रेशन से। ओके, पेन असेसमेंट भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे पेन असेसमेंट पेशेंट का ले सकते हैं, कितनी डिग्री उसे पेन हो रहा है, मीन्स वॉस स्केल के थ्रू आप असेस कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स के बारे में। अब हम समझेंगे इसके कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकली आपको एग्जामिन करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पेन एंड पॉइंट टेंडरनेस ओवर लेटल एपिकॉन्डल 1 to 2 सेंटीमीटर डिस्टल टू द एपिकॉन्डल। जब आप एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चलेगा जो पेन है वो हमारे जो डिस्टल मीन्स जो एपिकॉन्डल है उसके डिस्टली पेन रहेगा 1 to 2 सेंटीमीटर्स। और क्या रहेगा? पेशेंट को जब रिस्ट एक्सटेंशन कराने में वहाँ पे पेन रहेगा, पेशेंट एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, उसे मसल्स वीकनेस लगेगी, पेन रहेगा, कोई ग्रिप नहीं कर पाएगा। जो एक हमारा डायनमोमीटर्स आता है उससे क्या वो हमारा टेस्ट करता है स्ट्रेंथिंग, ग्रिप स्ट्रेंथिंग। तो वो डायनमोमीटर्स पेशेंट है वो ग्रिप नहीं कर पाएगा, तो उससे पता चलेगा उसका ग्रिपिंग स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा वीक हो रखा है। एंड पेन और डिक्रीज मूवमेंट लाइक पैसिव एल्बो एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन, अल्नर डेविएशन एंड प्रोनेशंस। तो जब आप एक्टिविटीज़ कराएंगे पेशेंट को, पैसिवली कराएंगे, एल्बो एक्सटेंशन हो गया, रिस्ट फ्लेक्शन हो गया, डेविएशंस हो गया, प्रोनेशंस हो गया, तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेन रहेगा, एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाएगा, मूवमेंट्स भी नहीं कर पाएगा। वीक एल्बो एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर मसल्स। तो ये हमारा एक फिजिकल एग्जामिनेशन है। अब हम कुछ स्पेशल टेस्ट करके क्लियरफाई करेंगे कि ये हमारा टेनिस एल्बो है या नहीं। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, लाइक फर्स्ट इज अ कॉजिन टेस्ट। कॉजिन टेस्ट में क्या होता है? पेशेंट को हम रिस्ट एक्सटेंशन टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं? पेशेंट अगर सिटिंग पोजिशंस में है तो सिटिंग पोजिशंस में रह के हम डेविएशन करा के उसको, डेविएशन कराने के बाद रेडियल डेविएशंस करा के उसको रजिस्ट करते हैं रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो आल्सो नोन एज अ रिस्ट एक्सटेंशन टेस्ट, एल्बो इज स्टेबलाइज 90 डिग्री फ्लेक्शन। जो पेशेंट पोजीशंस रहेगी, सिटिंग पोजीशंस रहेगी, 90 डिग्री उसकी एल्बो है वो फ्लेक्स रहेगी। थेरेपिस्ट पाल्पेट करेगा लेटरल एपिकॉन्डल को अदर हैंड से एंड थेरेपिस्ट पोजीशंस कराएगी। हैंड जो रहेगा पेशेंट का वो रेडियल डेविएशंस में कराएगा, फोरआर्म प्रोनेशंस में कराएगा पेशेंट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोरआर्म जो है प्रोनेशंस में है एंड रेडियल डेविएशंस कराएगा। यहाँ पे आप देख नहीं सकते, थोड़ा सा कम दिखेगा आपको डायग्राम में कि रेडियल डेविएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, एंड उसके बाद क्या करेगा? थेरेपिस्ट उसको रजिस्ट करेगा रिस्ट एक्सटेंशन मूवमेंट में। पेशेंट से बोलेंगे कि रिस्ट को एक्सटेंड करना है और जो थेरेपिस्ट है वो उसे रजिस्टेंस देगा। तो यहाँ पे क्या फाइंडिंग मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा? पेशेंट को बहुत टेस्ट पॉजिटिव है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। पेन एक्सपीरियंस आर सडन एंड सीवियर पेन ओवर द लेटल एपिकॉन्डल, मीन्स टेस्ट जो पॉजिटिव है, पेन ऐसा हो रहा है। अब नेक्स्ट इज अ माइल्ड टेस्ट। माइल्ड टेस्ट में क्या होता है? ये भी ईजी होता है, बस यहाँ पे क्या कराना होता है? पेशेंट को रिस्ट को फ्लेक्स करा के वहाँ पे स्ट्रेच, थोड़ा सा स्ट्रेच करना होता है। ओके, पेशेंट इज सीटेड विद द अपर एक्सट्रीमिटी रिलैक्स एट द साइड एंड द एल्बो एक्सटेंडेड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में एल्बो एक्सटेंड किया, एग्जामिनर पैसिवली स्ट्रेच द रिस्ट इन अ फ्लेक्शन एंड द प्रोनेशंस। तो फर्स्ट जो एक हैंड है वो तो हमारे लेटरल एपिकॉन्डल पे ही रहेगा थेरेपिस्ट का। सेकंड हैंड है उसमें क्या करेगा? पेशेंट रिस्ट फ्लेक्स करा के उसे थोड़ा सा स्ट्रेच कराएगा। तो इसमें क्या होगा? पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा लिटिल एपिकॉन्डाइल पे एंड पेन हो सकता है मस्कुलो टेंडन्स जंक्शंस पे।
ओके। एंड नेक्स्ट इज अ मॉर्सले टेस्ट। मॉर्सले टेस्ट में क्या होता है, सिंपल टेस्ट होता है, आप सिटिंग पोजीशन से पेशेंट को कराएंगे, उसमें एल्बोज की 90 डिग्री फ्लेक्स रहेगी एंड ओनली जो हमारी थर्ड डिजिट है, थर्ड फिंगर है, उसमें क्या क्या करना है, मिडिल फिंगर, इसमें बस रजिस्ट करना है। उसे पेशेंट को बोलना है कि आपको ये एक्सटेंड करना है और थेरेपिस्ट क्या है उसे रजिस्ट करेगा। रजिस्ट थर्ड डिजिट वाइल पाल्पेटिंग लेटरल एपिकॉर्ड टेस्ट फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके। रिंगिंग टेस्ट में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आप टॉवल्स दे सकते हैं, पेशेंट को रिंगिंग करना है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को यदि पेन हो रहा है तो मीन्स टेस्ट इज अ पॉजिटिव। ओके। नेक्स्ट टेस्ट है चेयर टेस्ट। चेयर टेस्ट में क्या है, वहीं पे आप जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को चेयर होल्ड करा सकते हैं ओनली 3 फिंगर से, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके। तो यहाँ पे क्या ग्रास्प करना होता है, लिफ्ट करनी होती है चेयर को पेशेंट को 3 फिंगर का यूज़ करके। ओके। थंब, इंडेक्स एंड लॉन्ग फिंगर्स मीन्स फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, सॉरी एंड थर्ड डिजिट, तो ये 3 फिंगर का यूज़ करके ग्रिपिंग करना होता है, तो वो इजी नहीं होता है पेशेंट के लिए। कॉफ़ी कप टेस्ट मीन्स इसमें हम क्या करते हैं कि होल्ड करा के देखते हैं कि पेशेंट होल्ड कर पा रहा है कप या नहीं कर पा रहा, पिकिंग अप और फिल कप ऑफ अ कॉफ़ी और अ मिल्क बॉटल। तो इसमें पेशेंट को पेन रहेगा, पेशेंट होल्ड नहीं कर पाएगा। ओके। नेक्स्ट इज अ डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्लियरिफाई करने के लिए। आपने स्पेशल टेस्ट कर लिया, आपने पेशेंट की हिस्ट्री ले ली, पर अभी आपको डायग्नोस्टिकली इवैल्यूएशंस करना है, तो इसके लिए हम क्या कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशंस कराते हैं उससे पता करने के लिए कि इसको किस स्टेज का टीयरिंग हुई है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। इट मे बी यूज फॉर इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट लेटरल एल्बो पेन, डेमोन्स्ट्रेट टू डिग्री ऑफ टेंडन डैमेज एज वेल प्रेजेंस ऑफ बर्शा। एक्सरे कराएंगे। एक्सरे हम क्यों कराते हैं यहाँ पे, वैसे एक्सरे का बस इतना नीड होता है, कोई डिजेनरेटिव चेंजेस तो नहीं हो रहे, लाइक कोई भी आर्थराइटिस कंडीशंस तो नहीं हो रही, बस इसलिए हम यहाँ पे एक्सरे कराते हैं एल्बो जॉइंट का। जॉइंट चेंज तो नहीं हो रहा। ईएमजी कराते हैं। ईएमजी क्यों कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नर्व कंप्रेस तो नहीं हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए हम ईएमजी टेस्ट भी कराते हैं। एमआरआई कराएंगे वहाँ पे हम देखने के लिए कि मसल्स के जो फेसियाज हैं एंड उनकी थिकनिंग तो नहीं हो रही है, टेंडेंस डिजेनरेशन, तो ये सारा हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस कराते हैं। ओके। नेक्स्ट इज अ डिफरेंशियल डायग्नोस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल डायग्नोस करना क्यों इम्पॉर्टेंट रहता है, और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर, आपको डिफरेंशियल डायग्नोस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब तक आप डिफरेंशियल डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जैक्ट कंडीशंस क्या है पेशेंट की उसे आप समझ नहीं पाएंगे। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे पेशेंट की बहुत अदर कंडीशंस भी होती है, उनमें पेन रहता है, तो इसलिए आपको टेनिस एल्बो है या अदर कुछ है उसे डिफरेंस करना अच्छे से आना चाहिए। तो फर्स्ट एक रेडियल टनल सिंड्रोम होता है। रेडियल टनल सिंड्रोम क्या होता है, हमारे फोरआर्म के पोस्टीरियर लेटरल साइड पे पेन रहता है पेशेंट को, पेन स्प्रेड कर जाता है हमारे डॉर्सल साइड ऑफ रिस्ट, लाइक इसमें पेशेंट को कंप्लेन रहेगी पैरास्थीसिया है, वीकनेस, ऐसी इस टाइप की कंडीशंस रहती है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोस करना है, यदि पैरास्थीसिया हो रहा है, पेशेंट को डॉर्सल साइड पे पेन हो रहा है। ओके। पोस्टीरियर इंट्रूसिव नर्व सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इसमें भी पेशेंट को भी पेन रहेगा, वीकनेस रहेगी रिस्ट जॉइंट पे, फिंगर को एक्सटेंड करने में पेन रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे टेनिस एल्बो हुआ है, तो इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। ओके। एल्बो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कि पेन है, लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन हो रहा है, फ्रैक्चर्स तो नहीं हुआ है कोई, उसे आप करेंगे। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में भी क्या होता है कि हमारे रिस्ट के मूवमेंट्स नहीं हो पाते, पैरास्थीसिया रहता है, नमनेस रहता है, पेन रहता है, तो इसलिए आपको अच्छे से ये सारा डिफरेंशियल डायग्नोस करना आना चाहिए। नेक्स्ट अब हमारा स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है एंड देन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। ओके। तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में पहले क्या हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका ऑपरेटिव ना हो, ये ऑपरेटिव ना हो तो हम उसे क्या ड्रग्स देंगे, पेन किलर्स देंगे, हम उसको एडवाइस देंगे कि आपको इसे ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, रेस्ट करना है, ब्रश का यूज़ करेंगे, स्प्लिन टेपिंग का यूज़ करेंगे, जिससे कि पेशेंट के हो सके सर्जरी जितना ना हो सके। एज फिजियोथेरेपिस्ट आपका काम है कि पेशेंट को सर्जरी से बचाना है। ओके। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एडवाइस फॉर अ रिलीविंग पेन कॉमनली इंक्लूड रेस्ट एंड एक्टिविटीज मॉडिफिकेशंस। ओके। क्या क्या मॉडिफिकेशन, पेशेंट को रेस्ट बोलना है उसे मॉडिफिकेशन बोलता है, मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी इसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ है उसमें कुछ मॉडिफाई कर दो, तो जिससे कि पेशेंट का जो ऑक्यूपेशंस है वो भी चलता रहे और उससे प्रॉब्लम्स भी ना हो। एनएसआईडीएस, जो कि
इन्फ्लेमेशन और पेन को कंट्रोल करने के लिए। एल्बो काउंटर फोर्स ब्रेस, कि हमने जैसे बताया आपको, ब्रेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट को ब्रेस दे देंगे जिससे कि क्या होगा, थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएंगे मूवमेंट्स एंड इमोबिलाइज रहेगा। ब्रेस क्या करता है, हमारा काउंटर ट्रैक्शन का काम करता है, तो इससे क्या होगा, पेशेंट को पेन कम रहेगा और वहाँ पे और अदर वर्स्ट कंडीशन नहीं होगी। स्टेरॉइड इंजेक्शंस, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में ओपन सर्जरी होती है और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जो कि सर्जन करते हैं। ओके, तो ओपन सर्जरी में इंसिजन लगेगा एल्बो जॉइंट पे और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी वो रिपेयर स्मॉल इंसिजन लगा के यहाँ पे सर्जरी हो जाती है। तो ये हमारे कुछ हो गए। अब नेक्स्ट जो कि हमारा एल्बो ब्रश, जैसे कि हमने आपको बताया ब्रश का काम क्या करता है, ये हमारे काउंटर फोर्स टेनिस एल्बो पे लगाता है, काउंटर फोर्स लगता है। जैसे कि फर्स्ट क्या करेंगे, प्लेस द एल्बो ब्रश ऑन द फोरआर्म, फोरआर्म में प्लेस किया। सेकंड क्या करें, वहाँ पे कुछ जेल लगाया। थर्ड में क्या किया, इलास्टिक बैंड को यूज़ किया एंड टाइट किया। एंड फोर्थ जितना कंफर्टेबली है उसे फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ब्रेस्ट बर्न कैसे करता है, तो उसके लिए पहले एक सबसे कंडीशन क्या होती है, जो हमारी एक्सटेंसर मसल्स होती है, लाइक लेटरल एपिकॉन्डल एरिया पे जो एक्सटेंसर मसल्स होती है वो क्या करती है, बार बार पुल होती हैं। जब वो बार बार पुल होती, जैसे कि क्योंकि हम रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रेपिटेटिव एक्टिविटी हम रिस्ट एक्सटेंशन बार कर रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी एक्सटेंसर मसल्स है वो बार बार पुल होती है। बार बार पुल होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, टीयरिंग हो जाती है। ठीक है, इरिटेशंस होती रहती है, इरिटेशंस होते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, स्टीयरिंग देखने को मिलती है। तो अब ये कंडीशंस ना हो इसलिए हम यहाँ पे ब्रेश का यूज़ कर रहे हैं। तो ब्रेश क्या करेगा, थोड़ा सा फिक्स कर देगा, इमोबिलाइज करेगा, काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी मसल से पहले टीयरिंग मीन्स पुलिंग हो रहा था, अब यहाँ पे हमने ब्रेश का यूज़ कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो एक्सटेंसर मसल्स है वो कंप्रेस हो गई। अब उन पे क्या है, उतना टेंशन नहीं पड़ रहा है, उतना उन पे फोर्स नहीं पड़ रहा है कि वो पुल बार बार करे। इसलिए एक्टिविटीज़ तो हो रही है पर पुलिंग नहीं हो रहा है, हमारे जो टेंडेंस है उस पे बार बार फोर्स इतना नहीं पड़ रहा है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, यदि पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप ब्रश का यूज़ करें, उसके मॉडिफाइड हो जाएंगी उसकी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है हमारा पीटी मैनेजमेंट। आफ्टर सर्जरी आप पीटी मैनेजमेंट करा सकते हैं। यदि नॉर्मल कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन है, तो उसमें आप पीटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। तो थेरापेटिक्स कुछ गोल्स रहेंगे, लाइक फर्स्ट है एल्बो पेन को रिड्यूस करना है, प्रिजर्विंग मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड लिम्ब, कोई भी जो अफेक्टेड लिम्ब है उसके मूवमेंट्स को प्रिजर्व करना है, क्योंकि धीरे धीरे और क्या होगा, मूवमेंट्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डाउन होते जाएंगे, वो कर ही नहीं पाएगा। एंड इम्प्रूव ग्रिप स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, जो हमारी स्ट्रेंथनिंग है, एंडोरेंस है, उसे इम्प्रूव करना है। टिश्यूज रिपेयरिंग अच्छे से करानी है। रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल जॉइंट रेंज ऑफ मोशंस एंड फंक्शंस, रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल मसल्स लाइक लेंथ, उसकी मसल्स लेंथ, मसल्स स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट्स पैटर्न, प्रिवेंट फर्दर डिटोरिएशंस। सो स्टार्ट करते हैं इसका मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीटी मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा गोल्स रहता है पेन को रिड्यूस करना, फर्स्ट गोल हमारा पेन को रिड्यूस करना है। तो पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप यदि आपके अक्यूट कंडीशन है तो उसके लिए हम सोचेंगे लाइक क्रायोथेरेपी यूज़ करेंगे। एंड हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं, अल्ट्रासाउंड देख सकते हैं, 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का देख सकते हैं। तो ये क्या कंडीशंस डिपेंड करती है कि पेशेंट की कंडीशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग है आप ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्यूट कंडीशन में क्रायोथेरेपी देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए, 2 to 3 टाइम्स ऑफ अ डेज। फिर अल्ट्रासाउंड देंगे। तो क्रायोथेरेपी पेन स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। डोजेस क्या रहेंगे, 10 to 15 मिनट्स, 2 to 3 टाइम्स ऑफ अ डेज। अल्ट्रासाउंड थेरेपी क्या करेगा, प्रमोट करेगा हमारी हीलिंग को। फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज, 5 मिनट्स के लिए, 5 डेज ऑफ वीक। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव थेरेपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एल्बो जॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए। एंड रिलीव, पेन को रिलीव करता है। फ्रिक्वेंसी रहेगी 10 to 15 मिनट्स, 3 टाइम्स। ड्राई नीडलिंग, ड्राई नीडलिंग एक एक मैंने जर्नल है इसमें जो कि हमने एड ऑन किया है, एक रिसर्च पेपर है। तो ड्राई नीडलिंग भी बहुत बेस्ट इफेक्ट देता है हमारे टेनिस एल्बो पे। आपको वीक में 1 वीक में 1 बार करना होगा ड्राई नीडलिंग, 3 to 4 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे बहुत रिलैक्स मिलेगा। ड्राई नीडलिंग बहुत इफेक्टिव है। ड्राई नीडलिंग क्या करता है, हमारे ट्रिगर पॉइंट्स है जो कि उसे रिलीज कर देता है और पेन रिलीफ करता है, हीलिंग प्रोसेस भी करता है। लेज़र, लेज़र में हम हमेशा लो लेवल लेज़र थेरेपी का यूज़ करेंगे, ऑन्टोपोसिस भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, कायरिक्स टेक्निक। कायरिक्स टेक्निक में क्या होता है, एक टेक्निक है जिसमें कि हम मसाज थेरेपी यूज़ करते हैं, मीन्स जो डीप हमारी जो ट्रांसवर्स टेक्निक होती है उसको यूज़ करते हैं। डीप ट्रांसवर्स फ्रिक्शन टेक्निक, जो कि हमारे
पेन को कम करेगा। उस एरिया पे थोड़ा-सा बार-बार हम जब मसाज थेरेपी देंगे तो जो उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेज़ हैं, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेज़ देखने को मिलेंगे। टेक्निक्स क्या है, ट्रांसवर्सली अप्लाई करना है 10 मिनट्स के लिए। जेंटल अफ्लोराज एंड नीडिंग भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज फॉर टेनिस एल्बो, क्या-क्या टेनिस एल्बो के लिए एक्सरसाइज करेंगे? टेनिस एल्बो के लिए एक्सरसाइज हमें ग्रिपिंग करानी होगी, बॉल को ग्रिप कर सकते हैं, थोड़ा-सा होल्ड करना, या रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं, या जो हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं जो क्ले आता है, क्ले का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई, आइसोटोनिक एक्सरसाइज हो गई, फिंगर एक्सटेंशन विद अ रबर बैंड। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रिपीटेड करेंगे 10 टाइम्स 15 टू 20 सेकंड्स के लिए। आइसोटोनिक एक्सरसाइज 15 टाइम्स 3 सेट्स एंड रबर बैंड। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है पेशेंट को आप सजेस्ट करेंगे। ओके, यदि आपको और डिटेल में हमारे टेनिस एल्बो का पीटी मैनेजमेंट डिस्कस मतलब समझना है इन डिटेल, तो हमने एक वीडियो है जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। पीटी मैनेजमेंट है, उनमें स्पेशली ओनली पीटी मैनेजमेंट है टेनिस प्लेयर का, इन डिटेल है। आप वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से डे बाय डे, वीक बाय वीक आप मैनेजमेंट वहाँ पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ लिटिल लिपिकॉन, जो कि हमारी एक्सरसाइज क्या क्या रहेंगी। रिस्ट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, रिस्ट स्ट्रेच एक्सरसाइज, पोजिशन सुपीनेशन एक्सरसाइज, एल्बो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, रिस्ट फ्लेक्शन एक्सरसाइज, रिस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइज, रिस्ट रेडियल डेविएशन एक्सरसाइज, एंड फोर आर्म प्रोनेशन सुपीनेशन स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, रिस्ट एक्सटेंशन विद अ ब्रूम हैंडल। तो इसमें क्या होता है, आप एक जब मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करता है। यदि हम वेट भी दे रहे हैं तो इस पहले क्या करेंगे, बहुत स्मॉल बहुत कम वेट देंगे, एंड देन धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो सेम ये हेयर, यहाँ पे आपको पहले पेशेंट को ऐसे स्ट्रेच करना नॉर्मली सिखाना होगा, उसे फ्लेक्सन एक्सटेंशन नॉर्मली सिखाना होगा। देन धीरे धीरे हम उसको वेट कफ दे देंगे, वेट का यूज़ थोड़ी धीरे प्रोग्रेस कर देंगे वेट को, जिससे कि उसकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग है फिर से डेवलप हो जाए। ओके, तो ये सारी एक्सरसाइज एक आपको बहुत सोच समझ के करानी होती है कि कैसे प्रोग्रेस कराना है। धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टार्ट करें, ये नहीं है कि सीधा फर्स्ट डे आपने एकदम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा दी। नहीं, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सरसाइज करानी होगी। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज रहेंगी, ट्विस्टिंग रबर बैंड, रिस्ट एक्सटेंशन स्ट्रेच, बॉल स्क्वीजिंग, नमस्ते स्ट्रेच, एंड पाम डाउन रिस्ट का, तो ये सारी एक्सरसाइज करानी होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे रेजिस्टेंस बैंड आते हैं, जब प्रोग्रेशन हो जाता है, मसल्स में स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत आ जाती है, पेन भी कम हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को बोलेंगे कि आप रेजिस्टेंस बैंड से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी और अच्छा स्ट्रेंथिंग डेवलप करेगा। टेलर ट्विस्ट एंड फिंगर एक्सटेंशन एक्सरसाइज थरा बैंड के हेल्प से, थरा लूप की हेल्प से, तो ये सारी एक्सरसाइज पेशेंट को होम एडवाइस भी दे सकते हैं। जो कि एक टेपिंग टेपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम समझ रहे हैं टेपिंग के बारे में, क्योंकि टेपिंग क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है हमारे मूवमेंट्स को, एंड ये हेल्प करता है फिर से रिस्टोर करने में, एंड रिपेयरिंग में हेल्प करता है। ओके, तो टेपिंग यहाँ पे हम क्या है, टेपिंग में पढ़ेंगे कि पेन को ये क्या करता है, कम करता है, फास्ट रिकवरी करने में हेल्प करता है, और क्या करता है कि हमारे जो जितने सारे मूवमेंट है उसे रिस्ट्रिक्ट करने में हेल्प करता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो टेप होता है इसके टू एंड्स होते हैं। जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स का एंड होता है उसे हम बोलते हैं पंक्टम फिक्सेशन, एंड जो हमारा लास्टिंग टेपिंग का पॉइंट्स होता है उसे हम बोलते हैं पंक्टम मोबाइल। ओके, तो ये अप्लाई करना होता है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, एंड देन उसके बाद उसे टफेस्ट थोड़ा सा प्रेस करके वहाँ पे आपको पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स बोले, रिस्ट्रिक्ट करके रखना है। एंड देन होम एडवाइस क्या क्या है, होम एडवाइस दे सकते हैं, मसाज थेरेपी है, पेशेंट को बता सकते हैं होम एडवाइस, कंप्रेस, रेस्ट ऑन एन इंजर्ड आर्म, आइस ऑन अफेक्टेड एरिया, क्योंकि आइस बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, एलिवेट टू रिड्यूस स्वेलिंग, स्ट्रेच ऑफ फोर आर्म मसल्स, बियर ए ब्रेश ऑफ सपोर्ट स्लिंग, एंड मोर ओमेगा 3 डाइट भी दे सकते, एंड नॉन स्टेरॉइड मीन्स एनासाइडस पेन किलर्स भी पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि हमारा लास्ट है, समझते हैं प्रिवेंशंस क्या क्या रखने होंगे। आप पेशेंट को सजेस्ट करेंगे क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हैं। अवॉइड रिपीटेटिव टास्क, कोई भी रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ नहीं करनी, डू फोर आर्म एक्सरसाइज करानी है, टेक ब्रेक इन एक्टिविटीज़, सॉरी, जब भी वो कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसमें कुछ ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है, वार्म अप कराना है, स्ट्रेच कराना है, चेक फॉर टेनिस इक्विपमेंट, जो टेनिस इक्विपमेंट जो यूज़ कर रहा है वो कैसा है, वो कहीं हैवी तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हेवी हो, वेट ज़्यादा हो, तो इसलिए पेशेंट को पेन हो रहा हो। प्रॉपर प्लेइंग टेक्निक, अच्छे से टेक्निक्स आनी चाहिए, फॉल्टी टेक्निक्स नहीं आनी चाहिए। ट्राइंग टू यूज टेनिस एल्बो स्ट्रैप्स,
ओके, ये हमारा एक जनरल है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो जनरल में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो ड्राई नीडलिंग है लिटिल एपिकॉन्डल्स पे, वो कितना इफेक्टिव होता है। तो ड्राई नीडलिंग जो होता है वो हमारे वीक में एक बार देंगे। आप 6 वीक्स तक यदि ड्राई नीडलिंग करा रहे हैं तो टेनिस एल्बो का जो पेशेंट है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जनरल है। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। एंड हाँ, कुछ क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस आपके लिए। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ऑफ अ टेनिस एल्बो? क्या क्या मैकेनिज्म है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर्स देने हैं। ओके। एंड सेकंड इज अ गिवन नेम एनी 3 क्लिनिकल फीचर्स इन अ टेनिस एल्बो। क्या क्या 3 क्लिनिकल फीचर्स होंगे? नेम एनी 4 स्पेशल टेस्ट ऑफ अ टेनिस एल्बो। एंड विच आर मोडलिटीज़ यूज इन टेनिस एल्बो। क्या क्या मोडलिटीज़ यूज़ किए हैं वो आपको आंसर्स देना होगा। नेम एनी 5 एक्सरसाइज फॉर अ टेनिस एल्बो। क्या क्या 5 एक्सरसाइज है। एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ टेप स्काल, जैसे कि हमने आपको बताया था। ये थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि इसे हमने डिटेल में नहीं डिस्कस किया है टेपिंग को। स्टार्टिंग पॉइंट को हम हमेशा पंक्टम फिक्सेशन बोलते हैं। और यानी जो 5 क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपने फुल एफर्ट के साथ आपको पढ़ाया, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।